नमस्कार दोस्तों, एग्ज़ाम सारथी यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं एसएससी सीजीएल में जो आपकी सैलरी रहने वाली है, आपकी जो जॉब प्रोफाइल रहने वाली है, कंप्लीट डिटेल में आपको जानकारी देने वाले हैं कि अगर आपकी एसएससी सीजीएल के थ्रू आपकी नौकरी लगती है तो कौन सी पोस्ट के लिए आपको कितनी सैलरी मिलेगी, कौन कौन से आपको काम करने होंगे। तो चलिए शुरू करते हैं, वीडियो को आखिर तक ज़रूर देखना। तो दोस्तों, जैसा कि आपको मालूम ही है कि एसएससी सीजीएल जो है स्टाफ सिलेक्शन कमीशन की तरफ से आयोजित किया जाता है और इसके लिए जो एग्ज़ाम होता है कंबाइंड ग्रेजुएट लेवल एग्ज़ामिनेशन, जिसमें कि 4 टियर होते हैं। टियर 1 टियर 2 ऑनलाइन होता है, टियर 3 और 4 जो होते हैं वो ऑफलाइन होते हैं, जिसमें तीसरा जो टियर है ये डिस्क्रिप्टिव टाइप होता है और चौथे में आपका स्किल टेस्ट, कंप्यूटर प्रोफिशिएंसी टेस्ट या फिर डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होता है। वो अलग अलग पोस्ट के हिसाब से होता है, जो कि आपको हमने पिछले वीडियो में बता दिया है। आप पिछला वीडियो ज़रूर देख लें, प्लेलिस्ट में जा कर के एसएससी के नाम से प्लेलिस्ट आपको मिल जाएगी। उसमें आपको डिटेल से मिल जाएगा कि क्या एसएससी सीजीएल का पैटर्न रहता है। तो दोस्तों, अगर बात करें कि एसएससी सीजीएल में कौन कौन सी पोस्ट होती हैं, तो एसएससी सीजीएल के द्वारा जो रिक्रूटमेंट किया जाता है वो जो नेशनल लेवल पर जो आपकी पोस्ट है, यानी कि आपकी जो सेंट्रल गवर्नमेंट की जो पोस्ट हैं उनके लिए उनके जो डिपार्टमेंट्स हैं उनके ऑफिसर्स कर्मचारियों के लिए आपकी रिक्रूटमेंट होती है। और टोटल नंबर ऑफ़ पोस्ट जो जिनके टाइप होते हैं एसएससी सीजीएल में 34 टाइप की पोस्ट होती हैं। जॉब लोकेशन आपकी पैन इंडिया यानी पूरे भारतवर्ष में कहीं पे भी हो सकती है। अब हम बात करते हैं कि आपकी पोस्ट वाइज जो सैलरी रहने वाली है वो क्या रहने वाली है। तो आपको एक चीज़ बता दें कि एसएससी सीजीएल के अंतर्गत आपको अलग अलग डिपार्टमेंट्स में जो है जॉब मिलने वाली है अलग अलग पोस्ट के हिसाब से। तो आपकी ग्रेड पे अलग अलग होगी और आपका ग्रुप जो है वो अलग अलग होगा, पे स्केल अलग अलग होगा। तो पे स्केल अलग अलग होगा तो ग्रेड पे भी अलग अलग होगी और आपकी जो इन हैंड सैलरी है जो आपको फाइनल आपको मिलेगी, आपके अकाउंट में आएगी या आपको चेक से मिलेगी, वह आपकी अलग अलग होने वाली है। तो यहाँ पर हम वन बाय वन हर पोस्ट के लिए आपको क्विकली बता देते हैं और वीडियो के आखिर में हम बताएंगे कि आपको कौन सी पोस्ट पर क्या क्या काम करना होगा। तो चलिए शुरू करते हैं फटाफट से। सबसे पहले आप देख सकते हैं कि असिस्टेंट ऑडिटर ऑफिसर, जो कि इंडियन ऑडिट एंड अकाउंट्स डिपार्टमेंट अंडर जो सीएजी के आता है, इसमें जो ये पोस्ट है एएओ की, ये ग्रुप बी की पोस्ट है। आपको जो ग्रॉस सैलरी है वह 54 से 61 हज़ार के बीच में मिलती है और फिर इस ग्रॉस सैलरी में से कुछ आपके अलग अलग तरह से डिडक्शन किए जाते हैं, उसकी भी हम आगे बात करेंगे कि कौन कौन सी चीज़ें आपकी माइनस हो जाती है आपकी सैलरी में से और फाइनली आपको कितना पैसा मिलता है। तो यानी कि आपकी सैलरी कितनी होती है। 4800 ग्रेड पे के साथ इस पोस्ट के लिए आपकी जो फाइनल सैलरी आपके हैंड में आने वाली है वो 50 से 57 हज़ार। क्विकली देखेंगे, जो सेम ग्रेड पे वाले हैं उनकी सैलरी सेम रहने वाली है, तो उनको हम फटाफट से क्लियर कर लेंगे ताकि वीडियो ज़्यादा लंबा ना हो। असिस्टेंट सेक्शन ऑफिसर जो सेंट्रल सेक्रेटरीट सर्विस में होते हैं, इसके अलावा जो असिस्टेंट सेंट्रल विजिलेंस कमीशन में, इन दोनों की जो ग्रेड पे है वो 4600 होती है। सैलरी भी 36 से 42 हज़ार रहती है। दोनों ही ग्रुप बी की पोस्ट हैं। अगली हमारी जो पोस्ट है उसमें भी आप देख सकते हैं, ये भी इंटेलिजेंस ब्यूरो में असिस्टेंट है या मिनिस्ट्री ऑफ रेलवे में असिस्टेंट है। दोनों ही ग्रुप बी की पोस्ट हैं। दोनों में 4600 ग्रेड पे के साथ 36 से 42 हज़ार आपकी सैलरी रहने वाली है। अगला जो आपकी पोस्ट है असिस्टेंट इन मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स और असिस्टेंट इन एएफएचक्यू डिपार्टमेंट, दोनों ग्रुप बी की पोस्ट है। 4600 ग्रेड पे के साथ 36 से 42 हज़ार सैलरी। अगली जो हमारी पोस्ट है तो असिस्टेंट इन अदर मिनिस्ट्रीज एंड डिपार्टमेंट एंड इंस्पेक्टर इन सेंट्रल एक्साइज सीबेक में जो आपकी पोस्ट है, दोनों ग्रुप बी की पोस्ट है। 4600 ग्रेड पे के साथ 36 से 42 हज़ार आपकी सैलरी रहने वाली है। अगली जो हमारी पोस्ट है इंस्पेक्टर इन प्रिवेंटिव ऑफिसर की, एज ए प्रिवेंटिव ऑफिसर सीबेक में, और इंस्पेक्टर एज ए एग्जामिनर सीबेक में जो पोस्ट है
दोनों ग्रुप बी की पोस्ट है। 4600 ग्रेड पे के साथ 36 से 42,000 आपकी सैलरी रहने वाली है। अगली हमारी जो पोस्ट है इसमें आप देख सकते हैं असिस्टेंट एनफोर्समेंट ऑफिसर, जो कि डायरेक्टरेट ऑफ एनफोर्समेंट डिपार्टमेंट ऑफ रेवेन्यू की पोस्ट है, ग्रुप बी की पोस्ट है। 4600 ग्रेड पे के साथ 36 से 42,000 आपकी सैलरी रहने वाली है। अगली जो हमारी पोस्ट है ये थोड़ी डिफरेंट ग्रेड पे वाली है। असिस्टेंट इन अदर मिनिस्ट्रीज एंड डिपार्टमेंट और सब इंस्पेक्टर इन सेंट्रल ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन यानी CBI, दोनों ग्रेड बी की पोस्ट है, ग्रुप बी की पोस्ट है और आपकी 4200 ग्रेड पे के साथ 29 से 33,000 सैलरी रहने वाली है। अगली हमारी जो पोस्ट है इंस्पेक्टर ऑफ पोस्ट, जो डिपार्टमेंट ऑफ पोस्ट की आपकी पोस्ट है, ग्रुप बी की पोस्ट है ये भी, इसमें भी 4200 ग्रेड पे के साथ 29 से 33,000 आपकी सैलरी रहने वाली है। इसके अलावा स्टैटिकल इन्वेस्टिगेटर ग्रेड सेकंड, जो कि मिनिस्ट्री ऑफ स्टैटिक्स एंड प्रोग्राम इम्प्लीमेंटेशन की पोस्ट है, ग्रुप बी की, 4200 ग्रेड पे के साथ 29 से 33,000 आपकी फाइनल सैलरी रहने वाली है। इसके अलावा आपकी जो इंस्पेक्टर इन सेंट्रल ब्यूरो ऑफ नारकोटिक्स है, सब इंस्पेक्टर नेशनल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी NIA में है, दोनों ग्रुप बी की पोस्ट है, लेकिन जो नारकोटिक्स में आपकी 4600 ग्रेड पे के साथ 36 से 42 रहने वाली है, जबकि NIA में आपकी 4200 ग्रेड पे के साथ 29 से 33,000 सैलरी इन हैंड रहने वाली है। अगली जो हमारी पोस्ट है वो है इंस्पेक्टर इन इनकम टैक्स CBDT, ये ग्रुप सी की पोस्ट है, इसमें 4600 ग्रेड पे के साथ आपको 36 से 42,000 सैलरी रहने वाली है। ऑडिटर ऑफिस अंडर CAG, ये ग्रुप सी की पोस्ट है, इसमें 2800 ग्रेड पे के साथ आपकी सैलरी 25 से 29,000 रहने वाली है। अगली हमारी जो पोस्ट हैं उसमें आप देख सकते हैं ऑडिटर इन ऑफिसेज अंडर CGDA और ऑडिटर ऑफिसेज अंडर CGA एंड अदर्स, इसमें आपकी ग्रेड पे 2800 रहने वाली है और 25 से 29,000 सैलरी रहने वाली है। इसके बाद हमारी पोस्ट है अकाउंटेंट और जूनियर अकाउंटेंट ऑफिसेज अंडर CGA, ग्रुप सी की पोस्ट है, 2800 ग्रेड पे के साथ 25 से 29,000 आपकी सैलरी रहने वाली है। सीनियर सेक्रेटरीट असिस्टेंट सेंट्रल गवर्नमेंट ऑफिसेज मिनिस्ट्री अदर देन जो CSCS है, ग्रुप सी की पोस्ट है, 2400 ग्रेड पे के साथ आपकी 22,000 से 25,000 सैलरी रहने वाली है। आपकी जो अगली पोस्ट हैं टैक्स असिस्टेंट CBDT में और टैक्स असिस्टेंट CBEC में, दोनों ग्रुप सी की पोस्ट है, 2400 ग्रेड पे के साथ 22 से 25,000 आपकी सैलरी रहने वाली है। इसके बाद की आपकी जो पोस्ट हैं इनके अंदर आपकी पोस्ट है कंपाइलर रजिस्ट्रार जनरल ऑफ इंडिया और सब इंस्पेक्टर सेंट्रल ब्यूरो ऑफ नारकोटिक्स, दोनों ग्रुप सी की पोस्ट हैं और 2400 ग्रेड पे के साथ आपकी सैलरी 22 से 25,000 रहने वाली है। दोस्तों अब बात करते हैं कि SSC CGL की जो आपकी सैलरी है इसमें कौन कौन से डिडक्शंस होते हैं और ये किस हिसाब से होते हैं वो आपको डिटेल में हम बता देते हैं। पहला जो आपका डिडक्शन होता है वह नेशनल पेंशन स्कीम के तहत होता है, जो कि 10% ऑन बेसिक पे आपका जो बेसिक पे 10% आपका डिडक्शन होता है। इसके अलावा जो दूसरा डिडक्शन है वो होता है एम्प्लॉय प्रोविडेंट फंड के नाम पर, जो कि बेस्ड होता है एम्प्लॉयज़ की जो बेसिक पे है, विच इज़ 12% ऑफ SSC CGL सैलरी, यानी कि जो बेसिक पे प्लस जो डियरेंस अलाउंस होते हैं उसका 12% जो होता है वो डिडक्ट किया जाता है। इसी तरीके से जो अदर डिडक्शन किए जाते हैं उनमें TDS एंड अदर टैक्सेस लाइक एजुकेशन सेस, ये भी आपका डिडक्ट किया जाता है। तो टोटल डिडक्शन हो जाता है उसमें आपका NPS प्लस EPF प्लस TDS टैक्स है और अदर डिडक्शन हो जाते हैं। ये टोटल डिडक्शन हो जाता है। आपकी जो ग्रोस सैलरी क्या होती है, ग्रोस सैलरी आपकी जो बेसिक पे प्लस डियरेंस अलाउ TA और HRA जो आपको मिलता है, ये आपकी ग्रोस सैलरी होता है। जो इन हैंड आपकी सैलरी होती है जो कि फाइनली आपको आपके अकाउंट में आती है, वो आपकी ग्रोस सैलरी में से टोटल जो डिडक्शन को अगर हम माइनस करते हैं तो वो आपकी इन हैंड सैलरी है, जो कि आपको हमने ऊपर बता भी दी है कि अलग अलग पोस्ट के लिए कितनी सैलरी आपकी रहने वाली है। इसके अलावा जो क्लासिफिकेशन ऑफ सिटीज़ का भी इसमें एक है कि SSC CGL में जो पोस्ट होती हैं वो अलग अलग सिटीज़ के हिसाब से आपको अलग अलग क्लास की जो है पोस्ट मिलती है। द 7th Pay Commission has proposed the following HRA which varies according to the types of cities. Cities are classified into class X, Y and Z based on factors like population, cost of living and urbanization,
चेक द क्लासिफिकेशन डिफरेंट HRA फॉर डिफरेंट सिटीज़। तो आपका जो HRA है वो अलग अलग सिटीज़ के लिए अलग अलग रहने वाला है, यानी कि जो क्लास X, Y और Z, 3 Z में आपकी सिटीज़ को बांटा गया है, जहाँ पे आपकी अगर नियुक्ति होती है तो ये 8 सिटीज़ हैं जहाँ पर 24% HRA जो है वो लागू होता है, जिसमें दिल्ली, मुंबई, कोलकाता, चेन्नई, बेंगलोर, हैदराबाद, अहमदाबाद और पुणे शामिल है। क्लास वाई जिसमें अराउंड 100 टाउन्स है, जो कि पॉपुलेशन जहाँ की 5 लाख से अबू है, यहाँ पर 16% HRA आपको अलाउड है। इसके अलावा जो क्लास जेड है जिसमें रूरल एरियाज़ होते हैं, यहाँ पर 8% HRA जो होता है वो लागू होता है। तो ये आपके टोटल HRA जो होता है आपकी, यानी कि जितनी बड़ी सिटी होगी उतना आपका HRA ज़्यादा जुड़ेगा आपकी सैलरी में, और उतनी ही आपकी सैलरी थोड़ी ज़्यादा होगी। अब आपकी हम देखने जा रहे हैं जॉब प्रोफाइल की। SSC CGL के तहत जो अलग अलग पोस्ट हैं उसमें आपको क्या क्या करना होगा। तो वीडियो ज़्यादा लंबा ना हो तो क्विकली देखेंगे, आप देखते जाएँ कि सबसे पहले जो हमारी पोस्ट है, तो यहाँ पर हम देख रहे हैं असिस्टेंट ऑडिटर, जो कि इंडियन ऑडिट एंड अकाउंट्स डिपार्टमेंट अंडर CAG की होती है। तो इस पोस्ट के तहत आपको क्या करना होगा, आपको कंडक्ट ऑडिट्स ऑफ गवर्नमेंट एंड पब्लिक सेक्टर ऑर्गेनाइजेशन, जो पब्लिक सेक्टर ऑर्गेनाइजेशन है गवर्नमेंट के, उनके ऑडिट जो है वो कंडक्ट कराने होंगे। इसके अलावा ट्रैवल ड्यूरिंग द इंस्पेक्शन के दौरान आपको ट्रैवल भी करना पड़ता है। इसके अलावा अगली जो पोस्ट है हमारी असिस्टेंट इंटेलिजेंस ब्यूरो की, जो IB की है, इसमें क्या होता है कि द प्रोफाइल कंसिस्ट ऑफ वर्किंग एज इन्वेस्टिगेटिंग ऑफिसर बट मोस्ट कैंडिडेट विल बी डूइंग कंप्यूटर एंड डाटा ओरिएंटेड वर्क फॉर इंटेलिजेंस ब्यूरो। कि हालांकि इसमें इन्वेस्टिगेशन का काम होता है, लेकिन ज़्यादातर जो कैंडिडेट्स इसमें होते हैं वो केवल आपका मतलब कंप्यूटर पर ही बैठ के आपका डाटाबेस जो होता है, आपका जो डेटास वगैरह है, उनको जो है हैंडल करना होता है IB के अंदर। अगली जो आपकी पोस्ट है असिस्टेंट इन मिनिस्ट्री ऑफ रेलवे, ये कलर की जो कलर का जो वर्क होता है वैसा ही वर्क होता है, जो कि फ़ाइल कंप्लीट करना, रिपोर्ट तैयार करना, बस ऐसा ही काम होता है। अगले जो पोस्ट है हमारी असिस्टेंट इन मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर, तो इसमें एडमिनिस्ट्रेटिव वर्क होते हैं, जैसे कि प्लानिंग करना एंड एग्जामिनिंग द डॉक्यूमेंट, यानी डॉक्यूमेंट को एग्जामिन करना, रिपोर्ट को कंपाइल करना, अपडेटिंग अबाउट इवेंट्स जो हो रही हैं या जो उनको अपडेट करना, नोटिंग, ड्राफ्टिंग एंड कम्युनिकेटिंग विद द हेड ऑफ ऑफिस। तो हेड ऑफिस के साथ आपको कम्युनिकेशन करना पड़ता है। बस ये सारे काम होते हैं मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स में। असिस्टेंट इन HFAQ डिपार्टमेंट, इसमें भी कलर की वर्क होता है, बाबू की तरह आपका काम होता है फाइलों को कंप्लीट करना, रिपोर्ट तैयार करना, पेपर वर्क करना। इसके अलावा जो भी ऑनगोइंग केस हैं उनकी आपको पेपर वर्क करना, और जो सब्सिक्वेंट फॉलोअप आपको करना पड़ता है। इसके अलावा जो असिस्टेंट इन अदर मिनिस्ट्रीज़ एंड डिपार्टमेंट की पोस्ट है, इसमें आपको काम करना पड़ता है जो गवर्नमेंट की ऑर्गेनाइजेशन है, जैसे कि डिपार्टमेंट ऑफ पर्सनल एंड ट्रेनिंग है, पार्लियामेंट अफेयर्स है, इलेक्शन कमीशन है, इनके अंडर में आपको काम करना पड़ता है। इंस्पेक्टर इन सेंट्रल एक्साइज यानी CBEC, इसमें आपको क्या करता है कि आपको बाबू का काम करना होता है, एक तरीके से फाइल रिलेटेड वर्क होता है, जो कि आप अगर हेड क्वार्टर्स में हैं। इसके अलावा अगर आप हेड क्वार्टर्स में नहीं है, फील्ड में है, तो आपको वेरीफाई करना होता है जो टैक्सेशन होता है, जो गुड्स आपका पास हो रहा है पोर्ट्स के द्वारा, जो अलग अलग माल ले जाया जा रहा है, उनके टैक्सेशन को वेरीफाई करने का काम होता है। इसके अलावा आपकी जो असिस्टेंट इन एनफोर्समेंट ऑफिसर के रूप में जो पोस्ट है डायरेक्टरेट ऑफ, जो आपकी मतलब रेवेन्यू डिपार्टमेंट में, तो इसमें आपको क्या करना था, डीलिंग विद द फाइल्स का काम करना होता है, प्रेजेंटेशन और ब्रोचर्स का काम आपको देखना पड़ता है। इसके अलावा आपको असिस्ट करना पड़ता है, रेड वगैरह जो डाली जाती है रेवेन्यू डिपार्टमेंट टैक्स IT के द्वारा, इनकम टैक्स डिपार्टमेंट के द्वारा। इसके अलावा आपको इन्फॉर्मेशन जो है मनी लॉन्ड्रिंग वगैरह के लिए, या जो इकोनॉमिकल क्राइम्स होते हैं उनके बारे में आपको इन्फॉर्मेशन गैदर करनी पड़ती है। बैंक जाना पड़ता है इंक्वायरीज के लिए, कोर्ट भी जाना पड़ता है, और लॉयर्स की जो है हेल्प भी करनी पड़ती है आपको, जो भी केस चल रहे होते हैं उसमें।
अब जो आपकी सब इंस्पेक्टर की पोस्ट है सीबीआई, इसमें आपको करना होता है काम वर्क एज ए स्टेट पुलिस विथ मोर पावर्स, यानी ज़्यादा पावर के साथ आपको जो राज्य की पुलिस होती है, जहाँ पे भी आपकी पोस्टिंग होती है, आपको ज़्यादा पावर के साथ पुलिस के साथ काम करना होता है। अब इंस्पेक्टर ऑफ पोस्ट जो डिपार्टमेंट की पोस्ट है, इसमें आपको बिजनेस को जो पोस्ट ऑफिसेज हैं तो वहाँ पर बिजनेस को उनके बिजनेस को प्रमोट करना होता है। इसके अलावा अ लॉट ऑफ ट्रैवल, यानी आपको बहुत ज़्यादा ट्रैवल करना पड़ता है। परफॉर्म प्रेशर टू मीट नंबर्स, तो आपको ज़्यादा से ज़्यादा इसमें आपको परफॉर्म करना पड़ता है। इसके अलावा आपको टेक चार्ज ऑफ 60 टू 70 पोस्ट ऑफिस, 60 से 70 पोस्ट ऑफिस का आपको चार्ज मिलता है। इसके अलावा असिस्टेंट बाय 2 मेल ओवरसीर्स, यानी कि 2 मेल ओवरसीर्स के द्वारा आपको असिस्ट किया जाता है। अगली जो पोस्ट है आपकी स्टैटिकल इन्वेस्टिगेशन ग्रेड सेकंड, जो मिनिस्ट्री ऑफ स्टैटिकल प्रोग्राम इम्प्लीमेंटेशन की पोस्ट है। एज ए स्टैटिकल इन्वेस्टिगेटर ऑफिसर, आप अगर एनएसएसओ में पोस्टेड हैं तो आपको 2 मेन काम करते होते हैं, एक तो डाटा कलेक्शन और एक डाटा प्रोसेसिंग। इसके अलावा जो अगली पोस्ट है आपकी इंस्पेक्टर CBN में, सेंट्रल ब्यूरो ऑफ नारकोटिक्स में, तो आपको जो कल्टीवेशन ऑफ ओपियम पॉपी जो होती है उसको चेकिंग करनी होती है। कंडक्टिंग पीरियोडिक चेक्स इन कंपनीज, अलग अलग कंपनीज में जाके आपको चेकिंग वगैरह करनी होती है। इसके अलावा सब इंस्पेक्टर इन NIA, इसमें आपको क्या होता है कि जो टेररिज्म है या अदर जो सिक्योरिटी इश्यूज़ है, इनके बारे में आपको इन्वेस्टिगेशन करनी पड़ती है। अगली जो आपकी पोस्ट है इनकम टैक्स इंस्पेक्टर के रूप में CBDT में, आपको करना क्या रहता है, असेसिंग वेरीफाइंग ए प्रोसेसिंग IT रिकॉर्ड्स ऑफ इंडिविजुअल एंड बिजनेस, जो इंडिविजुअल्स बिजनेसमैन वगैरह हैं या अलग जो कंपनीज़ हैं, बिजनेस हैं, उनकी जो आपके रिकॉर्ड्स हैं, IT रिकॉर्ड्स, उनको वेरीफाई करना, प्रोसेस करना, असेसिंग करना, ये सारे काम रहते हैं। इसके अलावा रेड्स जो होती है, रेड पड़ती है, उनमें आपको साथ में जाना होता है। लोकल ट्रैवलिंग करनी पड़ती है। और इसके अलावा आपके जो रिफंड क्लेम होते हैं उनको भी आपको हैंडल करना पड़ता है। ऑडिटर की जो पोस्ट है, ये क्या करते हैं, ऑडिट एक्सपेंस रिपोर्ट्स ऑफ स्टेट डिपार्टमेंट CAG, अकाउंट्स ऑफ डिफेंस फोर्सेस CGDA और जनरल अकाउंट्स ऑफ कंट्रीज, यानी जितने भी डिफेंस फोर्सेस के अकाउंट्स हैं, अगर CGDA में आप ऑडिटर हैं तो उनको आपको जो है ऑडिट करना होता है। इसके अलावा जनरल अकाउंट, अगर आप CGA में हैं तो आपको जनरल अकाउंट्स को, जो देश के जनरल अकाउंट्स हैं, उनको आपको ऑडिट करना होता है। इसके अलावा आपके अगर CAG के अंतर्गत है तो आप स्टेट डिपार्टमेंट में, तो आपको स्टेट डिपार्टमेंट की जो भी रिपोर्ट्स हैं उनको ऑडिट करना पड़ता है। इसके अलावा अकाउंटेंट और जूनियर अकाउंटेंट है जो ऑफिसेज अंडर CGA है, इसमें आपको कलर की वर्क होता है, यानी कि बाबू का एक काम होता है, आपको अकाउंट हैंडल करने होते हैं, फ़ंड, पेंशन, लोन वगैरह, इनके बारे में आपको जो है काम आगे करना पड़ता है। सीनियर सेक्रेटरीट असिस्टेंट, जो कि सेंट्रल गवर्नमेंट ऑफिसेज की पोस्ट है, इसमें आपको फाइल्स वगैरह मेंटेन करनी पड़ती है डिपार्टमेंट की। इसके अलावा जो ईमेल्स वगैरह होती है, इनको आपको रिप्लाई करना पड़ता है। अगली जो इसमें काम होता है, इसमें वो होता है ड्राफ्टिंग ऑफ RTI रिप्लाइज और सेंडिंग देम फॉर अप्रूवल। इसके अलावा डाटा एंट्री का काम भी होता है। अब जो टैक्स असिस्टेंट है CBDT में, इस पोस्ट पे अगर आपको ज्वाइनिंग मिलती है तो आपको असिस्टिंग करनी होती है, वेरीफाइंग करना पड़ता है, मॉडिफाइंग टैक्स डाटा ऑफ एन इंडिविजुअल और बिजनेस, जो इंडिविजुअल का या जो भी कोई बिजनेस है, CBDT डिपार्टमेंट में जो भी आपके पास डेटाज वगैरह होता है उनको वेरीफाई करना, मॉडिफाई करना, असेसिंग करना, गुड और सर्विसेज जो भी हैं उनके टैक्स डाटा को जो है मॉडिफाई करना, वेरीफाई करना, यही काम होता है। इसके अलावा जो आपकी अगली पोस्ट है कंपाइलर की, जो कि रजिस्ट्रार जनरल ऑफ इंडिया के अंतर्गत होती है। इसमें आपका बाबू का वर्क होता है। इसका कुछ रिपोर्ट्स वगैरह आपको ड्राफ्ट करनी पड़ती है, कंपाइल करनी पड़ती है। जो सेंसस वगैरह होता है इनको आपको करवाना होता है, कंडक्ट करना होता है। सब इंस्पेक्टर की जो पोस्ट होती है सेंट्रल ब्यूरो ऑफ नारकोटिक्स में, इसमें आपको डिस्पैच करना होता है ओपियम कंसाइनमेंट को। इसके अलावा रेगुलर चेक ऑफ इलीगल ओपियम कल्टीवेशन
स्कैनिंग द एरिया ऑफ ensuring देयर इज़ नो प्रोडक्शन ऑफ सिंथेटिक ड्रग एंड नारकोटिक्स, यानी ये जो ड्रग्स वगैरह होते हैं, नारकोटिक्स डिपार्टमेंट के सब इंस्पेक्टर के तौर पर आपको इनकी जो एरिया वगैरह में आपको जो है स्कैनिंग वगैरह आपको करनी होती है। अब इसके अलावा जो सिलेक्शन प्रोसेस है वो आपको पिछले वीडियो में बता दिया है, फिर भी अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा हो तो इसमें आपका टीयर 1 होता है, टीयर 2 होता है जो कि कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट होता है ऑनलाइन, टीयर 3 होता है जो पेन पेपर मोड डिस्क्रिप्टिव पेपर होता है जिसमें आपको ऐसे या फिर आपको ये कह सकते हैं कि लेटर एप्लीकेशन वगैरह हिंदी या इंग्लिश में किसी भी लैंग्वेज में आप लिख सकते हैं, आपने जो भी चूज़ की हो। टीयर 4 में आपका अगर अलग अलग पोस्ट के लिए आपका कंप्यूटर प्रोफिशिएंसी टेस्ट हो सकता है, डेटा एंट्री स्किल टेस्ट हो सकता है जहाँ पे भी एप्लीकेबल होता है जिन पोस्ट के लिए। इसके अलावा जो अदर पोस्ट हैं जहाँ पर ये स्किल टेस्ट वगैरह नहीं चाहिए होते वहाँ डायरेक्ट डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होता है। तो दोस्तों कैसा लगा आपको ये वीडियो? अगर वीडियो पसंद आया हो तो इसको लाइक करें, शेयर करें। ऐसे ही वीडियोस पाने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। धन्यवाद।